दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार टॉपिक है और ट्रिकी टॉपिक है। यदि आप वीडियो पर सिर्फ 5 मिनट तक बने रहते हैं तो आप पूरे 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण विधि यानी कि स्पीड कंट्रोल विधि आप जान जाएंगे। जिस तरीके से हमारे अंदर कोई बुराई आ जाती है तो उसे हमें निकालने के लिए अपने आदतों में परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक वैसे ही आपको समझना है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि गति का नियंत्रण करना है तो उसमें कुछ परिवर्तन करना है। तो उस गति परिवर्तन को 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण करने की 5 विधियां हैं। दोस्तों देखिए, इसको बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। आपको समझना है कि आपके अंदर सिर्फ 5 बुराई है और 5 बुराइयों को अलग अलग निकालना है। तो उसमें कुछ बुराई जो होगी आपकी हार्ड होगी, कुछ बुराई जल्दी निकल जाएगी और कुछ बुराई करने के लिए किसी को बैठाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप समझ जाएंगे। देखिए आप वीडियो पर बने रहें। देखिए सबसे पहले होता है वोल्टेज परिवर्तन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हम मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं और एक्सीलरेटर तेज करते हैं तो हमारी मोटर गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है और एक्सीलरेटर धीमा करते हैं तो हमारे मोटरसाइकिल की गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। ठीक वैसे ही मोटर में भी होता है। यदि वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं तो मोटर की स्पीड बढ़ जाती है और वोल्टेज को डाउन कर देते हैं तो मोटर की स्पीड घट जाती है। देखिए ये विधि जो होती है स्पीड कंट्रोल करने में, इसका परिवर्तन जो किया जाता है ये बहुत कम परिवर्तित करती है। देखिए गति थोड़ा परिवर्तित करती है। अच्छा, और परिवर्तित कैसे करती है? स्टेटर वाइंडिंग में क्या करते हैं, सीरीज में 3 समान मान के रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। अच्छा, जब 3 समान मान के रेजिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं कहाँ, स्टेटर वाइंडिंग में, तब ये गति का नियंत्रण कर ले जाती है। अच्छा, जब रेजिस्टेंस जुड़ गया तो क्या करेगा, पावर का लॉस भी करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज परिवर्तन जो होता है ये गति नियंत्रण तो थोड़ा करता है लेकिन पावर लॉस बहुत करता है, पावर लॉस बहुत करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। जिस तरीके से हमारे अंदर कोई आदत होती है थोड़े से परिवर्तन से ही छूट जाती है, ठीक उसी तरीके से। अच्छा, दूसरी है पोल परिवर्तन द्वारा। पोल परिवर्तन द्वारा आप समझ रहे हैं कि आप तो पहले से पढ़ रहे हैं कि मोटर के बारे में, तो आप पढ़े हैं कि यह बराबर Pn/120 है। अच्छा, इसी को जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए P बराबर क्या किया गया है, P को यहीं पे रोक ले गया है, F और 120 को आपस में गुणा कर देगी और N हो जाएगा भाग में। तो यहाँ पे क्या मिला, P व्युत्क्रमानुपाती N, P व्युत्क्रमानुपाती N। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हुए, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हुए, विरोध। तो यदि अगर हम पोलों की संख्या बढ़ा देंगे तो इसकी चाल N का मतलब क्या होता है, गति, RPM, गति घट जाएगी। अच्छा, गति बढ़ा देंगे तो इसकी पोलों की संख्या घट जाएगी। तो ये होता है पोल परिवर्तन द्वारा। तो इस तरीके से हम मोटर में क्या करते हैं, उसकी स्पीड को नियंत्रित कर लेते हैं। अच्छा देखिए, पोल द्वारा परिवर्तन किस मोटर में करते हैं हमें ये समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछता है कि हमें गति नियंत्रण तो करना है लेकिन पोल परिवर्तन किस मोटर में करेंगे। तो पोल परिवर्तन केवल स्क्वायरल केज मोटर में करते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है DRDO और UPPCL के लिए। अच्छा, फिर क्या होगा, पोल व चाल आपस में विपरीत स्वभाव के होते हैं। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सूत्र में देखिए यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती है, ठीक। अच्छा, अब आगे आते हैं हमारे पास तीसरी बुराई। 2 बुराई हमारी क्लियर हो गई। एक में क्या किए, वोल्टेज को थोड़ा ज्यादा कर दिए, वोल्टेज को थोड़ा कम कर दिए, वो चली गई। दूसरा क्या किए, पोल का परिवर्तन कर दिए। जो हमारे पास बुराई आदत थी, जो हमारे संगी साथी थे, 2-4 दोस्त बुरे थे, उनमें से क्या किए, 2-4 को हटा दिए या 2-4 को अच्छे बढ़ा दिए। पोल का परिवर्तन हो गया, वह भी हमारे अंदर की बुराई ठीक हो गई, यानी कि मोटर की गति नियंत्रित हो गई। अच्छा, अब आना है फ्रीक्वेंसी नियंत्रण। फ्रीक्वेंसी नियंत्रण दोस्तों, मोटर की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित करना आसान चीज नहीं है, यानी कि इन दोनों परिवर्तनों की जितना आसान नहीं है। जैसे हमारे अंदर बुराई क्या हो रही, कठिनाई की तरफ बढ़ती जा रही है, कोई चीज एक दिन में छूट नहीं आता। तो ठीक वैसे ही जो फ्रीक्वेंसी नियंत्रण है ये आसान विधि नहीं है, ना तो इसे आसान जगहों के लिए करते हैं। इसे कहाँ करेंगे, देखिए जब फ्रीक्वेंसी का पहले सूत्र से हम समझ लेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी यह बराबर Pn/120, वही चीज लिखा गया है, यह बराबर Pn/120। तो इसमें देखिए M और P और N आपस में कि एक बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा, यानी कि सम्मति है दोनों में।
जो कहेगा वो करेगा। अच्छा, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है? उल्टा, विरोधी। आप कहो दक्षिण जाओ तो उत्तर जाए। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा कि F और N आपस में समानुपाती हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अच्छा, फिर इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आवृत्ति परिवर्तन करना आसान काम नहीं है, कि बहुत कठिन काम है, इसे हम सामान्य हर मोटर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, कहाँ पे करते हैं? जैसे इसमें दिया था इसकी केवल स्क्वायरल केज मोटर में करते हैं कौन परिवर्तन वाला। वैसे फ्रीक्वेंसी नियंत्रण कहाँ करते हैं? जहां पर ऐसे मोटर जो लाइन से लगे हों, कई मोटर हों और लाइन से लगे हों। तो पता लगा ये कहाँ मिलेगा कि कई मोटर हों लाइन से लगे हों? तब पानी के जहाजों में गति के नियंत्रण हेतु। तो क्वेश्चन बनता है कि फ्रीक्वेंसी नियंत्रण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो हम बताएंगे पानी के जहाजों में लगने वाले मोटरों में। वहां पे एक साथ कई मोटरें लगी होती हैं और हम वहां पे फ्रीक्वेंसी बदलकर उसकी गति को नियंत्रित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वोल्टेज को परिवर्तित कर नहीं पाएंगे, वहां 110 वोल्ट होता है, ठीक है, और पोल भी नहीं बदल पाएंगे, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी ही आसान है। अच्छा, फिर चौथी बुराई जो आती है वो हमारे अंदर क्या होती है? रियोस्टेटिक नियंत्रण। यानी कि अगर मोटर की गति को नियंत्रित करना है तो अगली विधि जो है वो क्या है? रियोस्टेटिक। हम इसे बार बार बुराई शब्द क्यों कह रहे हैं आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि इससे हम आपके अपने ऊपर लेके बता रहे हैं, जिससे आप भी एक रीजनिंग की तरह समझ सकें। अच्छा, रियोस्टेटिक नियंत्रण क्या होता है कि यानी कि कोई ऐसी बुराई, जैसे हम पान उत्तर खा रहे हो, जब बड़ा जाम हो गया तो क्या कहे डॉक्टर? एक नियंत्रण दे दे, एक औजार आपके अंदर लगा दे कि उससे आपका जबड़ा ठीक होगा। उसी तरीके से रियोस्टेटिक नियंत्रण क्या होता है कि हमारे पास एक रियोस्टेटिक यानी कि एक रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। अब रियोस्टेट कैसे होता है? जो छात्र आईटीआई की क्लास ले रहे थे वो रियोस्टेट देखे होंगे, और जो नहीं लिए थे वो कल्पना कर लें कि एक ऐसे आकार का होता है, गोलाकार आकार का, उसके ऊपर क्या करते हैं हम? तार लपेटे रहते हैं, हाई रेजिस्टेंस का तार लपेटे रहते हैं, और उसके ऊपर यहाँ पे सरकाने वाली ऐसी वेरिएबल पत्ती बनी होती है जिसको हम सरका सकते हैं। तो रेजिस्टेंस घटाते हैं सरका देते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो सरका देते हैं। तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस घटे या बढ़ेगा उसी तरीके से मोटर की चाल घटे या बढ़ेगी। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो मोटर की चाल ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा करंट ज्यादा लगेगा। रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो मोटर की चाल कम हो जाएगी क्योंकि करंट कम आना शुरू होगा। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? यानी कि किस मोटर को चलाने के लिए रियोस्टेटिक नियंत्रण का उपयोग करते हैं? तो देखिए, केवल स्लिप रिंग मोटरों के लिए। यानी कि वोल्टेज नियंत्रण मतलब कि गति नियंत्रण तो सबकी करनी है, लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर में कई प्रकार के मोटर आते हैं ना, तो सबकी गति नियंत्रण अलग अलग तरीके से की जाएगी। तो रियोस्टेटिक नियंत्रण जो होगा वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए होगा। देखिए, इसमें क्या करेंगे? करते क्या है? रोटर को रेजिस्टेंस के सीरीज में लगा देते हैं। जो रेजिस्टेंस है इसकी सीरीज में लगा देते हैं। अब रेजिस्टेंस कम कर देते हैं तो रोटर को करंट ज्यादा मिलने लगता है, रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो रोटर को करंट कम मिलने लगती है। अच्छा, फिर तो वहां पे प्रतिरोध जो होता है वही कम या ज्यादा करते हैं। जब कम करते हैं तो गति की स्पीड ज्यादा हो जाती है। अच्छा, फिर नियंत्रण सामान्य से ज्यादा नहीं कर सकते, यानी कि सबकी एक सीमा है कि अगर आपके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है कोई भी चीज तो उसकी एक सीमा है, उसकी एक मर्यादा है कि उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये रियोस्टेट जो करता है, जितने ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देगा उतने गति का ही वो नियंत्रण कर सकता है, उससे ज्यादा का नियंत्रण नहीं कर सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है? ये नियंत्रण जो करेगा कम समय के लिए करेगा। क्यों कम समय के लिए करेगा? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें घटाना बढ़ाना है। अगर ज्यादा देर तक रख देंगे तो बहता हुआ करंट क्या करेगा? हाई रेजिस्टेंस के कारण यहाँ उष्मा पैदा कर देगा, और रियोस्टेट के जलने टूटने का डर रहता है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे? कम समय के लिए यानी कि अति कम समय के लिए परिवर्तित करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं, जहां जहां रेजिस्टेंस लगेगी वहां पे पावर लॉस होना है, तो यहाँ पे भी पावर लॉस होता है। अच्छा, फिर आता है 5वीं विधि आती है हमारी सबसे अंतिम बुराई, क्या है? कैस्केड विधि। कैस्केड विधि का मतलब क्या है? जैसे हमारे अंदर कोई ऐसी बुराई आ जाए, लाख समझाने लाख बुझाने के बाद भी हम ना छोड़ पाए, तो घर वालों को किसी तीसरे व्यक्ति को लगाना पड़े कि भैया इनको देखे रहना।
बिगड़ने ना पाए। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ऐसा मोटर है कि अगर उससे में गति नियंत्रण करना हो तो रियोस्टेट तो लगाएं, लेकिन रियोस्टेट बहुत देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता, और कंट्रोल भी कर पाता है तो गति को ज़्यादा ना तो बदल सकता है ना तो बढ़ा सकता है। तो इसके लिए एक दूसरी विधि अपनाई गई, खोजी गई। क्यों? देखिए वो क्या थी, वो थी कैस्केड विधि। कहने का मतलब क्या हुआ कि कैस्केड विधि का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो केवल स्लिप रिंग मोटरों में गति नियंत्रण के लिए करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं? दो मोटरें होती हैं, स्लिप रिंग की दो मोटरें होती हैं। दोनों मोटरों को एक कल्पना करिए कि एक मोटर ये है एक मोटर ये है, दोनों को मैकेनिकली रूप से आपस में जोड़ देते हैं, मैकेनिकली रूप से आपस में जोड़ देते हैं। तो जब मैकेनिकली रूप से जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पे चित्र में बताया गया है कि पहली मोटर ये है, दूसरी मोटर ये है। इधर से हम सप्लाई देंगे 3 फेज मोटर में, और यहाँ पे स्लिप रिंग मैकेनिकल रूप से देखिए जोड़ी गई है, और स्लिप रिंग से जो करंट निकलेगी वो क्या करेंगे, दूसरी मोटर में दे देंगे। इस तरीके से दूसरी मोटर से जो करंट स्लिप रिंग निकलेगी, यहाँ क्या करेंगे, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के 3 अलग अलग फेजों पे, उसके बाद इसे हम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब मैकेनिकली रूप से आपस में जुड़ी तो इनके पोलों की संख्या, इस मोटर की पोलों की संख्या और इस मोटर की पोलों की संख्या, यानी कि दो मोटर की पोलों की संख्या हो गई, तो दोनों मोटर की पोलों संख्या आपस में जुड़ जाएगी। यानी कि तो n बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुणे F अपान P1 यानी कि पहले मोटर की पोलों की संख्या धन P2 यानी कि दूसरे मोटर के पोलों की संख्या। अब देखिए जब मोटर के पोलों की संख्या, दो मोटर की पोलों संख्या हो गई तो दोनों बढ़ गई, जोड़ के बढ़ गई। जैसे मोटर की पोलों की संख्या बढ़ी, आप पहले ही पढ़ चुके हो कि मोटर के पोल और उनकी गति आपस में विपरीत होती है। अगर ये बढ़ी तो ये घट जाएगा, ये घटा तो ये बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से वो क्या होता है, उस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है उसकी गति नियंत्रित हो जाती है। लेकिन इसमें एक बुराई है। बुराई क्या है? जैसे कि अगर हम किसी को लगाएंगे तो लापरवाही भी कर सकता है या एक्स्ट्रा खर्च भी कर सकता है, एक्स्ट्रा पैसा लेगा, हम देख रेख कर रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि ये पावर फैक्टर बहुत ही कम हो जाता है। दो मोटरों को आपस में सिंक्रोनाइज करके चलाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि इस विधि में पावर फैक्टर कम हो जाता है। दोस्तों इसे समझना एकदम आसान है, बस आपको रीजनिंग की तरह अपने ऊपर बैठाना है। आपको ये समझना है कि हमारे अंदर 5 बुराइयां हैं और 5 बुराइयों को निकालने के लिए क्रमवत अलग अलग तरीके अपनाए जाएंगे। दोस्तों क्या है कि डीसी मोटर या डीसी मशीनें जो होती है उनकी गति नियंत्रण आसान होता है, लेकिन जो एसी मोटरें होती हैं उनका गति नियंत्रण थोड़ा कठिन होता है। तो इस हिसाब से एसी मोटरों में गति नियंत्रण करने की 5 विधियां ही बताई गई हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।